नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हरीश कुमार सिंह जी। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, इनका जन्म भक्तिमय रस से मगन महाकाल की धरा उज्जैन पर ही हुआ है। इन्होंने लेखन की दुनिया में अपनी अद्भुत रचनाओं के साथ समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने MBA और MA किया है और साथ ही हिंदी विषय से इन्हें PhD की उपाधि भी प्राप्त है। जिस विधा में ये सबसे अधिक लिखना पसंद करते हैं वो है व्यंग्य रचनाएं। दोस्तों, हास्य रस से ये अपनी कविताओं को इस कदर सजाते हैं कि वो बहुत ही मन को लुभाने वाली होती है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है आप कैमरे की नजर में, जिसमें इन्होंने अपने अलग अलग विषयों पर व्यंग्य को अलग अलग तरह से दर्शाया है। दोस्तों, इन्हें अपनी रचनाओं के लिए शब्द प्रभा का अखिल भारतीय व्यंग्य सम्मान, सरल काव्यांजलि व्यंग्य सम्मान, मालवा रंगमंच साहित्य सम्मान और राष्ट्रीय अभिव्यक्ति सम्मान जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं हरीश कुमार सिंह जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है नए अस्पताल का खुलना। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं मेरी यानी डॉक्टर हरीश कुमार सिंह की हास्य व्यंग रचनाएं। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है मेरी व्यंग रचना ओपनिंग ऑफ ए न्यू हॉस्पिटल, नए अस्पताल का खुलना। पिताजी शहर के पुराने नामी चिकित्सक थे और इसलिए राजनीति में वंशवाद की तरह डॉक्टरी में भी खानदान का नाम चलता रहे। उन्होंने बेटे को भी प्रबंधन कोटे में डोनेशन वाला एडमिशन दिलवाकर चिकित्सक की असली डिग्री दिलवा दी थी। चिकित्सक पिता को संदेह था कि उनका बेटा भी उनकी तरह ही सफल और नामी चिकित्सक होगा, इसलिए अपनी अकूत जमा पूंजी से एक भव्य सुविधा संपन्न हाईटेक अस्पताल का निर्माण उन्होंने करवाया था। अब अस्पताल का शुभारंभ कुछ ही दिनों में होना था, इसलिए अस्पताल के लिए स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। बेटे ने कहा कि पापा, अस्पताल का शुभारंभ करना है तो क्यों ना हम स्टाफ, वार्ड बॉय, नर्सों और चिकित्सकों की भर्ती के लिए विज्ञापन देकर भर्ती कर डालें। पिता बोले, बेटा चुप रहो, किसे कब भर्ती करना है मुझे पता है, तुम तो बस देखते जाओ। चिकित्सक पिता ने अखबारों में अस्पताल के लिए प्रबंधकों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया था। साक्षात्कार के बाद एक साथ 3 प्रबंधक चयन किए गए थे। अनुभवी चिकित्सक पिता ने पहले प्रबंधक को उसकी ड्यूटी समझाते हुए कहा कि तुम हमारे PRO भी हो और तुम्हें शहर के सारे चिकित्सकों से रिलेशन बनाना है। उन्हें बताना है कि ये नया अस्पताल खुलने वाला है और हमारे यहाँ मरीजों को रेफर करने पर बाकी अस्पतालों से ज़्यादा मासिक सेवा शुल्क नियमित और नगद ही दिया जाएगा। चिकित्सक अपने अस्पताल में आकर मरीज की देखभाल और ज़रूरत पड़ने पर खुद के मरीज की शल्य क्रिया भी कर सकेगा और उसमें जो भी वो फीस लें आधा आधा रहेगा। चिकित्सकों को भरोसा दिलाना तुम्हारी जवाबदारी रहेगी। दूसरे प्रबंधक को जवाबदारी समझाते हुए चिकित्सक पिताजी ने कहा कि तुम्हें यात्रा भत्ता भी मिलेगा, क्योंकि शहर के बाहर के क्षेत्रों और ग्रामीण झोला छाप रिपीट। दूसरे प्रबंधक को जवाबदारी समझाते हुए चिकित्सक पिताजी ने कहा कि तुम्हें यात्रा भत्ता भी मिलेगा, क्योंकि शहर के बाहर के क्षेत्रों और ग्रामीण झोला छाप चिकित्सकों को संभालना तुम्हारा काम होगा। जो मरीज मामूली दवा गोली से वो ठीक न कर पाएं और शहर आकर इलाज की हैसियत हो, ऐसे मरीजों को अपने पर्चे के साथ हमारे अस्पताल में इलाज करने भेज सकें तो उनको भी फायदा होगा। बिल की राशि का 20 से 30% तक अपन दे सकेंगे। जितने कम में तुम सेटल करोगे बाकी बोनस के रूप में तुम्हारा होगा। तीसरा प्रबंधक पहले भी कई अस्पताल में PRO, प्रबंधक, स्टोर कीपर जैसे काम कर चुका था।
वो चिकित्सक पिता को बोला कि आप बेफिक्र रहें, अपनी पैथोलॉजी खूब चले, इसके लिए चिकित्सकों से सेटिंग मैं कर लूँगा। थोक की दवाइयों वालों से भी अपनी पहचान है, तो अपने मेडिकल स्टोर से सस्ती दवाइयों का इंतजाम भी करवा दूंगा। गाँव में कुछ समाज सेवी भी मेरी पहचान के हैं, वो समाज सेवा के नाम पर अपने गाँव के मरीजों को खुद यहाँ भर्ती करवा के पुण्य लेते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा पौवा पानी लगेगा। चिकित्सक पिता खुश होकर बोले कि वाह, अस्पताल का मैनेजमेंट भी तुम ही देखना, और हाँ, दूसरे अस्पतालों से अपनी जान पहचान की नर्सों को यहाँ नौकरी देने का जिम्मा भी तुम्हारा। कुछ ऐसे चिकित्सक भी देखना जो हमारे अस्पताल में केवल अपने नेम प्लेट लगाने की सहमति दे दें। चिकित्सक बेटा बोला, पापा और वो डॉक्टर्स की भर्ती? चिकित्सक पिता बोले, चुप हो जा, पहले अस्पताल तो चले, और हाँ, तू सिर्फ दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों को 2-2 घंटे इंतजार करवा के मिलना, जो कैटलॉग वगैरह दिखाएं देखते रहना, सिर्फ गर्दन हिलाना, बोलना कुछ मत, जो सीडी पेम्पलेट दवा मुफ्त में दें रख लेना, फिर क्या करना है ये मैं देख लूँगा। देश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, मगर फिर भी कोई भी गरीब वहाँ मरने जाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि अस्पताल चलाना कोई खैराती काम नहीं है बेटा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बड़ा आया डॉक्टर्स की भर्ती करने वाला। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, आज के युग में जहां हम देखते हैं या जितना हम जानते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान की जान बचाने का काम करते हैं। पर दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा कि जिस अस्पताल में हम बिना किसी प्रकार का छल कपट लिए मन में सिर्फ मरीज का स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए तोल मोल करके व्यापार किया जा रहा है। और दोस्तों, वहाँ पर किस तरह का व्यापार किया जाता है, इस तथ्य का वर्णन श्री हरीश कुमार सिंह जी द्वारा इस हास्य व्यंग्य रचना में बहुत ही सुंदर और स्पष्ट तरीके से समझा दिया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है संचालक सदा सुखी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 19.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो। मैं हरीश कुमार सिंह रेडियो दस्तक के श्रोताओं को अपनी हास्य व्यंग रचनाएं सुना रहा हूँ। मेरी अगली हास्य व्यंग रचना का शीर्षक है संचालक सदा सुखी। वे शहर के जाने माने संचालक होकर संचालन के महारथी हैं। कवि सम्मेलन हो या नेता अभिनेता, गीत संगीत, जन्म मरण, कैसा भी साहित्यिक गैर साहित्यिक आयोजन हो, उन्हें ही प्रमुखता से याद किया जाता है। एक एक दिन में एक ही शहर के कई आयोजन संचालित करने में उन्हें अब महारत हासिल हो गई है। जब वे ज्यादा बिजी होते हैं तब भी कभी संचालन के लिए मना नहीं करते, बल्कि आयोजकों से उस आयोजन का समय बदलवा कर संचालन करने पहुंच जाते हैं। एक बार शहर में एक ही दिन एक ही समय में 7 लेडीज संगीत के आयोजन थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने साथ 7 अन्य सह संचालकों, जिनमें मंच की सीढ़ियों पर चढ़ने को आतुर तत्पर नई कवियत्रियां थीं, को ट्रेनिंग देकर प्रत्येक लेडीज संगीत की खुद ओपनिंग कर अगले लेडीज संगीत के आयोजन में पहुंच जाते थे। वहां भी 10 मिनट की अपनी धमाकेदार प्रस्तुति कर अगले आयोजन में दस्तक दे देते थे। जैसे हर गोपी समझती थी कि श्री कृष्ण उनके ही साथ हैं, वैसे ही हर आयोजक उन्हें देख अपने को धन्य समझता था। बाद में पता चला कि ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी एसयूवी को उस दिन विराम देकर अपनी पत्नी को दुपहिया पकड़ाकर बाहर ही खड़ा कर दिया था और दुपहिया स्टार्ट मोड पर ही रखने का कहकर आयोजन स्थल पर प्रवेश करते थे और माइक लेकर अपना परफॉर्मेंस देकर फिर तुरंत बाहर आकर अगले संगीत कार्यक्रम की ओर दौड़ लगाते थे। इस विधा की कोई छद्मशी होती तो वे उसके प्रबल दावेदार होते। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आपकी कभी अतिथि या अध्यक्ष बनने की इच्छा नहीं होती? क्या जिंदगी भर ये संचालक ही करोगे? वो बोले, भैया, जो मजा संचालन में है वो किसी और पद या मद में नहीं है। उन्होंने समझाया कि यूं समझ लो कि संचालक सिर्फ छोटा दिखता है, मगर मंच पर बैठे बड़े बड़े उसकी ओर आतुरता से देखते हैं कि कब वह उनका नाम लेगा, उनके सम्मान में कसीदे काटेगा या विस्तृत परिचय में क्या कहेगा।
संचालक यूं समझ लो कि महाभारत में युद्ध भले ही अर्जुन लड़ रहे थे, मगर युद्ध के असली संचालक तो भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो सारथी थे। हम भी आयोजनों के सारथी होते हैं और आयोजन को सफल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने आगे बताया कि संचालक होने से सारे सूत्र आपके ही हाथ में होते हैं और शेष सब मंच पर कठपुतली, किसे कैसे नचाना है या गलाना है यह हम ही तय करते हैं। काम के राजनेताओं अधिकारियों की मंच पर मौजूदगी में उनकी तारीफें कर निजी जिंदगी में काफी कुछ पाया जा सकता है और वो फिर अपने हर आयोजन में मुझे ही संचालित करने के लिए बुलाते हैं। उन्होंने बताया कि संचालकी इतनी आसान भी नहीं है, कभी कभी इसमें लेने के देने भी पड़ जाते हैं। एक बार मंच पर एक आयोजन में दो बड़े विरोधी राजनेता मौजूद थे। एक की तारीफ की तो दूसरा नाराज हो जाएगा का खतरा था, तो भैया अपन ने सत्ताधारी राजनेता का तो खूब महिमा मंडल कर डाला। अब वो विपक्षी घूर घूर कर देख रहा था, तभी सत्ताधारी का वॉशरूम जाना हुआ। बस इस बीच में मैंने विपक्षी की भी आरती उतारकर खूब तालियां पिटवाकर संतुलन किया। वो बोले कि संचालन के लिए संतुलन जरूरी है। मैंने पूछा कि वो अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक आयोजन में आप पर रिवॉल्वर तान दी थी। संचालक जी बोले कि ये भी कभी कभी हो जाता है। असल में मैं उनके नाम का उल्लेख करना भूल गया था और वे मंत्री जी के प्रतिनिधि थे, तो गुस्से में आ गए थे। अपने ही क्षेत्र के लोगों के बीच उनका नाम न लेना भूल थी, तो उसने रिवॉल्वर तान दी थी। खैर, नाम तो फिर भी हुआ ही ना, और मंत्री जी ने उसे निकाल भी दिया पार्टी से। शहर के पशु मेले के कवि सम्मेलन में अपने इन संचालक के साथ संचालन में उस दिन मंच पर अन्य शहरों के संचालक कवि ही क्यों मौजूद थे, आज मुझे समझ में आ रहा था। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें आप सुन रहे हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक संचालक की आवश्यकता होती है। उस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी लोग हैं, उनको उस कार्यक्रम से बांध के रखने का कार्य करता है संचालक। और इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है रिसोर्ट का तीसरा दिन। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 पर मैं हरीश कुमार सिंह रेडियो दस्तक के श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक के माध्यम से मेरी हास्य व्यंग रचनाएं। मेरी अगली हास्य व्यंग रचना का शीर्षक है रिसोर्ट का तीसरा दिन। आजकल शादियां अधिकतर रिसोर्ट में ही होती हैं। मेरे मामा के लड़के की शादी भी थी। शादी क्या थी, दूर की शादी थी। हिंदी में गंतव्य शादी और अंग्रेजी में डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर फिल्मी सितारे इटली जैसे देशों में जाकर विवाह रचाते हैं, तो आम आदमी से थोड़ा ऊपर समृद्ध कहे जाने वाले देश में ही कोई पर्यटन स्थल ढूंढ लेते हैं, जिसे डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम देकर उन चुनिंदा, मतलब जो निंदा न कर पाए, ऐसे रिश्तेदारों को ससम्मान आमंत्रित किया जाता है। दूर की शादी का मामला रहता है तो आने जाने के लिए कम दरों पर महीनों पहले से ही हवाई टिकट बुक कर ली जाती है। टिकट कम दर पर न हो पाए तो न जाने के लिए कोई तगड़ा बहाना चाहिए। मन में उमंग रहती है कि 2 दिन रिसोर्ट के आलीशान कमरों में आनंद करेंगे। लड़के की शादी है तो दूर रिसोर्ट में कैब से पहुंचने पर द्वार पर ही ढोल धमाके से स्वागत होता है, तो लगता है कि चलो हवाई टिकट के पैसे बेकार नहीं गए और सही में लड़के वाले हैं की फीलिंग आती है। रिसोर्ट में अमूमन अधिकतम 2 दिन की बुकिंग रहती है, तो पहले दिन स्विमिंग पूल और लेडीज संगीत का आनंद। शादियों में आयोजन लेडीज संगीत के नाम से रहता है, मगर समझ नहीं आया कि फिर इसमें जेंट्स क्यों नाचते हैं। दूसरे दिन विवाह और प्रीतिभोज और 2 दिन परमानंद में गुजर जाते हैं। वो लगता है कि रिसोर्ट अपने ही है, अपने ही बाप का है। असली माजरा रिसोर्ट के तीसरे दिन का रहता है। रिसोर्ट का तीसरा दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि मामा जी रिसोर्ट के रूम के डोर टू डोर जाकर सुबह 5 बजे से ही सबको जगाकर तकाजा करने लगे कि सुबह 8 बजे तक स्नान कर सब तैयार हो जाएं, पैकिंग कर लें, रूम और रिसोर्ट खाली करना है।
यह सुनकर सब घबरा जाते हैं। बिस्तर से सब ऐसे उठते हैं जैसे किसी ने पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। 2 दिन की मस्ती की ऐसी तैसी मामा जी ने कर दी थी। जिनको सुबह या दोपहर तक अपने गंतव्य तक निकलना था उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होनी थी, मगर जिनकी देर शाम रेल या रात को फ्लाइट थी वो क्या करें। रिसोर्ट वाले इतने बेरहम भी नहीं होते, इसलिए 1-2 रूम छोड़ देते हैं कि इनमें आप शिफ्ट हो जाओ, अपना लगेज या सामान रख दो। रिसोर्ट में पहले 2 दिन तो जब इच्छा हुई स्नान किया, सोए, खाया पिया। वो तीसरे दिन ऐसी दुर्गत, बाप रे, मेरा तो कलेजा ही निकल आया था जब मामा जी ने रूम से सामान समेटने और अप्रत्यक्ष रूप से रवानगी डालने और जिन्हें ज्यादा देर हो उन्हें 1-2 कॉमन रूम में शिफ्ट होने को कहा। मैं सोच रहा था कि क्या आप दिन भर ऐसे ही पड़े रहेंगे 1-2 रूम में। मामा जी बोले समय का सदुपयोग करो और 4 मीनार दिखाओ, आपकी रवानगी तो शाम को है, आपके तो मजे ही मजे हैं। मैं सोच रहा था कि रिसोर्ट में पहले 2-3 तो 3-3 चाय के बाद भी आंखें नहीं खुलती थीं, आज बिना चाय पिलाए ही मामा जी मजे ले रहे हैं। मामा जी बोले कि आज से किसी और पार्टी के लिए रिसोर्ट बुक है तो अपने को जल्दी चेकआउट करना है, यही रीत है। आसपास और कोई होटल भी नहीं है कि वहाँ चले जाते। मजबूरी में मेरे जैसे और 10-20 आलसी मेहमानों के साथ एक रूम में पड़े पड़े मैं सोच रहा था कि तीसरे दिन के ऐसे डरावने मंजर को सहने के बजाय अब सिर्फ अपने शहर की लोकल शादी ही भविष्य में अटेंड करूंगा। भाड़ में जाए ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग जिसमें रात की खुमारी उतरने के पहले ही रिसोर्ट से चेकआउट के नाम पर आउट होना पड़े। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें आप सुन रहे हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, शादियों की शहनाइयों में कोई न कोई वाक्या ऐसा जरूर होता है जो आपको खूब हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है और उसके अंदर से हास्य को खोज निकालने का काम श्री हरीश कुमार सिंह जी द्वारा बखूबी किया गया है। जिस तरह से इस रचना में बताया गया है, उस अंतिम दिन में से जब रिसोर्ट जिसकी शादी के लिए बुकिंग की गई है, जिसमें आपने खूब आनंद लिया हो पूरी शादी का, इन सभी भावों को श्री हरीश कुमार सिंह जी द्वारा इस रचना में बड़ी ही परिपक्वता के साथ बयां किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्री हरीश कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश कुमार सिंह जी की हर रचना हास्य के रस से ओतप्रोत मिलती है और एक बहुत ही प्यारी सी बात का हमें संदेश भी देती है। इस सुंदर रचना के लिए एक बार फिर से रेडियो दस्तक की ओर से श्री हरीश कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।